हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और जैसा आप पता है कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और सबसे पहले क्लास में मानसी त्यागी आई हैं। मानसी जी गुड इवनिंग। चित्राली गुप्ता रेगुलरली क्लास में टाइम से आ रही है। चित्राली गुड इवनिंग। और अभी श्रेया गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेया गुड इवनिंग। और उम्मीद है कि बाकी भी जल्दी क्लास ज्वाइन करते रहेंगे। और जैसा आप जानते हो कि ये एक इम्पोर्टेंट लेसन इसलिए भी है कि आपको सबको डॉक्टर बनना है। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा पार्ट आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का ही होगा। बेसिकली हम डॉक्टर बनते इसी लेसन के लिए हैं। चलिए, तो जैसा वो पता है कि एक्चुअली हमने एवोल्यूशन क्यों रोक दिया, वो डिलीटेड पार्ट में है। वो इस साल बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में कराएंगे। हम ऐसा नहीं कराएंगे, पर जब हमारा दोनों फेज का सिलेबस पूरा हो जाएगा, एज फेज का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है और इस सेकंड फेज का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड फेज का स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है, पहला लेसन है क्या, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज का फर्स्ट लेक्चर है। और बाकी बच्चे भी क्लास में आ चुके हैं। श्रेया यादव गुड इवनिंग। और श्रेया के बाद उम्मीद है अवनी क्लास में आ चुकी होंगी। अवनी का नाम मुझे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर उम्मीद है कि वो क्लास ज्वाइन कर चुकी होंगी। और जैसा पता है कि लेस थोड़ा सा, अगर हम कंपेरिजन में जेनेटिक्स से कंपेरिजन करें तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ये एक स्ट्रेट लेसन है। इसमें बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हेल्थ की बात सुनते ही हम सब अलर्ट हो जाते हैं कि यार हेल्थ अच्छी होनी चाहिए या हेल्थ खराब चल रही है। बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के आप सुनते हो। तो एक्चुअल हेल्थ है क्या, इसकी बात करेंगे। फिर डिजीज क्या है, फिर सिम्टम्स क्या है, कैसे कोरेट करें, तो बहुत सारी बातें वन बाय वन हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम, अवनी राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पता अपनी क्लास में है। अवनी जी गुड इवनिंग। और ये भी आप जानते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछें बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि आपका कोई भी डाउट अनक्लियर्ड ना रहे। यही एक टीचर की एक मतलब बच्चों की जरूरत होती है। केवल पढ़ा देना ही सफिशिएंट नहीं है, पढ़ाने के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको कवर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे वो दिक्कत आपको ना आए। तो श्रेया गुप्ता, अब हेल्थ में आपसे पूछो तो आप कहोगे मुझे इंसान हट्टा कट्टा होना चाहिए, तो आप हेल्थ बोल देते हो उसको, ये तो अच्छी हेल्थ है। लेकिन जब वो बोला तो श्रेया कह रही तो पागल है, इसे तो कुछ ना पता, धोखा हो गया। और आप ये भी देखते हो कि जो कुछ लोग फिजिकली फिट हैं, दिमाग भी सही है, लेकिन लड़ते रहते हैं लोगों से, कभी यहाँ लड़ाई कभी वहां लड़ाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो सोशल हेल्थ गड़बड़ है। तो जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ की, दैट वाज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ को डिफाइन किया, मैं वो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आपको याद करनी है। तो हेल्थ इज डिफाइंड बाय WHO। हेल्थ आप नोट करते रहेंगे, हेल्थ इज डिफाइंड बाय WHO। ये तो आप पता है, मैं लिख रहा हूं फिर भी मैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन किया है। अब उन्होंने क्या कहा, ए स्टेट ऑफ, ये डेफिनेशन है, ए स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ, ये WHO डेफिनेशन हूं मैं, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बी। ये डेफिनेशन है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब क्या है कि इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो। ये तीन एस्पेक्ट मिला के कंप्लीट हेल्थ बनती है। अगर आपको याद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पर क्या था, वहां पर था ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कंफ्यूज नहीं होना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेशन देने वाला WHO है। तो वहां पर
मेंटल नहीं था, वहां पर इमोशनल था, बिहेवियरल था, और सोशल फिजिकल वहां पर भी था। तो वहां 4 एस्पेक्ट हैं, 3 एस्पेक्ट हैं। तो ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड परफेक्ट हेल्थ। क्लियर है आपको? इसे हम परफेक्ट हेल्थ बोलते हैं। ठीक है साक्षी जी? सर चैप्टर के बाद आप एमसीक्यू रिवीजन करोगे। हाँ, रिवीजन देखिए कुछ थोड़ा सा रुक के करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा है, तो थोड़ा गैप देके फिर हम जो पहला हमारा पार्ट है स्टार्ट वापस करेंगे, ताकि एक बार आपको और एग्जाम से ढंग में रिवाइज करा जा सके, ताकि परफेक्ट मार्क्स आपके आए। तो बिल्कुल होगा, और थोड़ा सा मैं शेड्यूल बना के दूंगा, उसके अकॉर्डिंग करूंगा। इस लेसन कंप्लीट करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लगे कि हम नेक्स्ट फेज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों ये तो होगी डेफिनेशन। अब यहाँ पर फिजिकल मतलब क्या है, अब मैं हर चीज क्लियर कर रहा हूं, तो आप नोट भी करते रहेंगे। फिजिकल हेल्थ मीन्स, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? फिजिकल हेल्थ मीन्स ए डिजीज फ्री बॉडी, ए डिजीज फ्री बॉडी, डिजीज फ्री बॉडी, ऐसी बॉडीज को कोई बीमारी ना हो, वो परफेक्ट फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। तो श्रेया गुप्ता, हर चीज को ध्यान रखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी बात कह सकते हो, बोल के बोल सकते हो, यानी ये वन वे नहीं है, हमारी क्लास 2 वे है। आपको भी उतना हक है बोलने का, और मुझे भी उतना ही हक है। तो आप ये ना समझे कि आप कुछ कहीं नहीं सुना जाएगा, आपकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी, पूरी दुनिया में गूंजेगी। इस क्लास को आप कहीं भी ले सकते हो, उसका मतलब आपकी आवाज दुनिया में गूंज जाएगी। तो यू कैन आस्क योर डाउट, योर प्रॉब्लम्स योर इन द मिड ऑफ द क्लास। जैसे क्लास में जहां लगता है कि नहीं, तो आपको दोबारा बताओ, तिबारा बताओ, आप पूछ सकते हो। तो फिजिकल हेल्थ का मतलब डिजीज फ्री बॉडी होता है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में बीमारी नहीं, तो हम कहते हैं भाई फिजिकल हेल्थ फिट है। अब दूसरा क्या है? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ मीन्स प्रॉपर, प्रॉपर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस, एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आदमी सही समझता है, सही समझाता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ परफेक्ट है। अगर आप फिर आदमी को बीमारी नहीं है और आप उससे बात करो, उसे कुछ पता नहीं क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा, ना वो अपनी बात समझ पा रहा, और आप कहते थे पागल यार, मेंटली डिस्टर्ब है। तो यानी 3 चीज मिलकर हेल्थ बनती है। अकेले डिजीज फ्री बॉडी होने से ही हमारी हेल्थ परफेक्ट नहीं होगी, उसमें मेंटल का भी क्लियर होना जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ क्लियर हो गया, मेंटल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ क्या है? देखिए, सोशल हेल्थ का मतलब होता है जो इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, उसके रूल्स और जो रिलेशंस हैं, उनको फॉलो करता हो। आप बहुत लोग सुनते हो, अरे हमें क्या, सोसाइटी से हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जान लेंगे, हम देख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। यानी उनकी सोशल हेल्थ परफेक्ट नहीं है, जो रिश्तों को नहीं निभाते और जो सोसाइटी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। अब मैं एग्जाम्पल, तो आप सब मैच्योर हैं, जब हम फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, तो कई बार हमें बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन सामना करना पड़ता है। कोई हमारे सामने ही हमारे परिवार के साथ कमेंट्स करता है, ये बहुत आगे तक बदतमीजी कर जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। यानी सोशल हेल्थ, सोसाइटी नहीं कहता ऐसा हो, वो हमारी सोशल हेल्थ, उस इंसान सोशल हेल्थ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सोशल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तीनों क्लियर कर रहा हूँ। सोशल हेल्थ मीन्स, सोशल हेल्थ मीन्स टू फॉलो rules and relation, rules and relation, relations of society, of society। जो सोसाइटी है, हम उसके रूल्स और रिलेशन को फॉलो करें। किसको फॉलो? रूल रिलेशन को फॉलो करें, तो वो हमारा परफेक्ट सोशल हेल्थ हो जाएगी। ठीक है, आपको ऑडियो सही मिल रही है, वीडियो सही मिल रही है, एक बार कंफर्म कर दें, थोड़ा सा मुझे कंफर्म हो जाएगा, हालांकि मेरे से। ठीक है, तो चलिए, खैर आपने ओके भी कर दिया सबने। तो चित्राली गुप्ता कह रही क्लियर है, साक्षी कह रही क्लियर है, तो ठीक है बच्चों। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि परफेक्ट हेल्थ क्या है। ठीक है, तो परफेक्ट हेल्थ 3 चीज का एक वेल एस्टेब्लिशमेंट होना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल का, और मैं तीनों को अलग डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है,
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन जनरल हेल्थ, हालांकि वो अपनी हेल्थ है और उसका जनरल हेल्थ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द नीट कि कौन सी हेल्थ जनरल हेल्थ में रोल प्ले नहीं करती, चारों ये थी, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे क्योंकि हमारा पक्ष 12 के साथ साथ नीट को भी पूरी तरह से फॉलो करना है और हम आपसे पूरा कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं आपको सीट मिल रही है, उससे बाहर ना तो क्वेश्चन नीट का है ना बोर्ड का आएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ does not play सिग्निफिकेंट रोल, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट रोल इन जनरल हेल्थ। तो जो हमारा जनरल हेल्थ है उसमें 3 चीज कॉम्बिनेशन है, वो फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी कि जनरल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ क्या है, वो आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा डिजीज क्या है। आप तो बीमार हो गए, तो डिजीज क्या उसकी हम बात करने वाले हैं। हालांकि दिमाग में नाम सुन के पता चल रहा है हाँ बीमारी है, पर डिफाइन करने में हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। तो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ डिजीज। तो अब वो क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन, एक या कई सारे ऑर्गन सही काम ना कर रहे हो, ठीक है। और डी रेंज ऑफ बॉडी पैरामीटर्स, डी रेंज ऑफ बॉडी पैरामीटर्स, जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो डिरेंज हो जाएं, बॉडी पैरामीटर्स कॉल्ड डिजीज, उसको हम डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है साक्षी। तो बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन्स का फंक्शन परफेक्ट ना हो तो डिजीज है, या बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो डिरेंज हो जाएं, उनकी रेंज कम या ज्यादा हो जाए। जैसे आप कई बार कहते हैं मेरी हीमोग्लोबिन कम हो रही है, यानी एक रेंज है हीमोग्लोबिन की, अगर हम मेल की बात 15 से 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए, अब वो आपकी 9 आ रही, 8 आ रही, तो कम हो गई, तो डिरेंज हो गया। आपके पास यूरिया बढ़ गया, यूरिया बढ़ा हुआ है तो डिरेंज हो गया, तो वो भी डिजीज है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें रेंज लिखी आती है और उस रेंज के ऊपर नीचे होने पर वो उसे बोल्ड लेटर कर देता है कि ये डिरेंज हो रहा है। तो साक्षी क्लियर हुआ, डिरेंज का मतलब कि जो एक नॉर्मल रेंज है उससे कम या ज्यादा हो जाना भी बीमारी को इंडिकेट करता है। तो बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन्स परफेक्ट काम ना करें और श्रेया गुप्ता या फिर हमारे जो पैरामीटर डिरेंज हो जाएं, उनको हम बीमारी के डिजीज कहते हैं, ठीक है। और हर डिजीज में बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, उन्हें सिम्टम्स बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक इंसान को लगातार खांसी चल रही, कफिंग हो रहा है, हल्का बुखार रहता है और जो फैलम बलगम है उसमें ब्लड आ रहा है, तो आपको टीबी होगी, उसको तो ट्यूबरक्लोसिस होगी। यानी उसमें सिम्टम्स हैं, चेंजेस आई कि बलगम ज्यादा बन रहा है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, बुखार भी हो रहा है, कफिंग लगातार बना हुआ है, तो हम इन चीजों से पता लगाते हैं बीमारी कौन सी है। तो इन एवरी डिजीज क्या होगा, सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगी, सर्टेन चेंजेस और साइन अपियर होंगे, भाई ऐसा हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो अपियर होगा साइन अपियर कॉल्ड सिम्टम। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे बच्चों सिम्टम्स। तो जो किसी बीमारी में चेंज होती हैं या कोई साइन अपियर होता है वो सिम्टम्स होता है। तो हर डिजीज सिम्टम्स हैं और डॉक्टर बनने के बाद आप उन्हीं सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट करोगे। आप पूछोगे हाँ जी बताइए क्या क्या हो रहा है, वो बताएगा, फिर आप डायग्नोज करोगे अरे सिम्टम तो इस बीमारी के हैं, फिर आप ट्रीटमेंट दोगे। और अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये क्या है, तो फिर आप
ब्लड ये टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट कराओगे, यूरिन टेस्ट कराओगे, एक्सरे कराओगे, और उन सब का मकसद यही है कि हमें परफेक्ट डायग्नोज हो जाए कि बीमारी कौन सी है। तो हम सिम्टम्स के बेस पर और डिफरेंट टेस्टिंग के बेस पर डिजीज को कंफर्म कर लेते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उम्मीद है चित्राली गुप्ता जी, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी, और अगर कहीं भी अनक्लियर है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अपनी बात कह सकती हो। अब देखिए कुछ ऐसे श्रेया भारती, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमें बीमारी करते हैं, उन्हें बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलेंगे उनको हम? पैथोजन की हम बात कर रहे हैं, तो पैथोजन क्या है? पैथोजन आर द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लो पैथोजन की। तो देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज, जो बीमारी करते हैं। क्या करें? विच कॉज डिजीज। और उनको बच्चों क्या कहेंगे? कॉल्ड पैथोजन, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। तो बीमारी करने वाला कोई भी माइक्रोब पैथोजन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। और हमें पता है पैथोजन कौन कौन हो सकता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, फंजाई पैथोजन है, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोन, ये सब पढ़े, धीरे धीरे हम एक चीज करके सामने आएंगे। प्रोटोजोन, हेलमिन्स, हेलमिन्स, वायरस, ठीक है, वायरस आर द प्रोटो, मे बी सारे नहीं है, मे बी पैथोजन, इनमें से पैथोजन हैं। यानी कुछ डिजीज हमारी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कुछ प्रोटोजन की वजह से होती हैं, और कुछ किसकी वजह से होती हैं? कुछ होती वायरस की और कुछ हेलमिन्स की वजह से होती हैं। हम जानेंगे कौन कौन सी प्रोटोजोन से हो रही है, आगे ये पढ़ना है हमें। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो और ये अच्छा लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब देखिए, आपको आधा डॉक्टर ही बन जाओगे आप, और जब बीमारी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, और आप घर पे बोर्ड टांग देना कि निमोनिया के स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं, कोलरा के स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं, कॉमन कोल्ड के स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं, रोज बोर्ड बदलते रहना, और मात्र 20 रुपए में इलाज कराएं, मात्र 20 रुपए में इलाज कराएं। और ऐसा ही एक सटायर व्यंग है, हमारी जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो यूनिक है दुनिया में। यहाँ पर हर आदमी परफेक्ट डॉक्टर है। आप किससे कोई बात कर लो, आपको दवाई के नाम बता देगा, ये पीली गोली, लाल गोली, हरी गोली, मैंने तो ये खाई थी, मेरे को ठीक हो गया था। और कुछ तो इतने समझदार है, वो आपको ला के देंगे, भाई तू खा ले, मैंने खाई थी। तो ये भाईचारा दवाइयों का हिंदुस्तान में ही है। तो मैं आपको सटायर बता रहा था, ये रियल स्टोरी नहीं है, और एक व्यंग तो है ही। यूरोप से, यानी इंग्लैंड से एक डॉक्टर्स का ट्रूप्स ग्रुप हिंदुस्तान आया ये जानने के लिए कि भाई हिंदुस्तान की जो मेडिकल सर्विसेज कैसी, ये पता करने के लिए हिंदुस्तान आया। और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो बाहर निकल रहे थे, वहीं एक बुक शॉप थी, उन्होंने वहां से बुक खरीदनी थी ताकि हमें इंडिया के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब एक बुक को देखकर सारे इंग्लिश डॉक्टर बेहोश हो गए, गस खा के चक्कर आ गए। और बुक का टाइटल क्या था? उस बुक पर लिखा था, टाइटल लिखा था, मात्र 50 रुपए में सफल डॉक्टर बनिए। हजार लाख की बात थी, मात्र 50 रुपए में सफल डॉक्टर बन रहे हैं, बनिए। अब इसी बात को सुन के उन्हें चक्कर आ गया कि भाई इससे बड़ी हेल्थ सर्विसेज क्या होगी जहां मात्र 50 में सफल डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। हम तो बेकार हैं जो कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बने हैं। तो इस सेंटर से पढ़कर उन्हें चक्कर आ गए थे। तो हमारी सर्विस इतनी मजबूत है। चलिए, तो वायरस में भी पैथोजन। अब देखिए कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैथोजन है जो बीमारी कर रहा है अवनी, उसका पता लगाना पैथोलॉजी है। जैसा पैथोलॉजिस्ट आप लिखा होता है, पैथोलॉजी लैब आप जाते हो, ब्लड सैंपल देते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, स्टूल टेस्ट कराते हो, तो वो पैथोजन का पता लगाना है। पैथोलॉजी इज द साइंस, पैथोलॉजी
लॉजी इज द साइंस, ठीक है, टू फाइंड कोज ऑफ डिजीज, यानी पैथोजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पैथोजन, ठीक है। तो किस बीमारी से, किस पैथोजन से हम बीमार हैं उसका पता लगाना साइंस पैथोलॉजी है। और पैथोलॉजिस्ट भी लोग डॉक्टर ही होते हैं, वो भी सब पढ़ते हैं, कैसे पता लगाएंगे सब वो जानते हैं। तो ये हम बात पैथोलॉजी कर रहे हैं, तो ये पैथोलॉजी की बात हो गई। और डिजीज क्या, ये पता चल गया हमें। और हम ये भी जानते हैं कि हर डिजीज पैथोजन से नहीं होती, हर डिजीज पैथोजन से नहीं होती। कुछ बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो किसी कमी से होती हैं। मान लिया आप में कोई विटामिन कम है तो उसके सिम्टम आएंगे, आप कहते हो जी नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रात में अंधेरे में सही दिखाई देता डिम लाइट में, तो विटामिन ए कम हो गया, डिजीज तो हो गई। तो हर विटामिन से ऐसा ही होगा, विटामिन के मुझे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, विटामिन सी स्कल भी हो गई जी। तो कुछ बीमारियां डेफिशिएंसी से भी होती हैं और कुछ बीमारियां एफिशिएंसी से भी होती है। एफिशिएंसी यानी विटामिन कम हो तब भी नुकसान, ज्यादा हो तब भी नुकसान है, यानी हाइपोविटामिनोसिस एंड हाइपरविटामिनोसिस बोथ आर हार्मफुल। इसलिए विटामिन को अपने आप डॉक्टर बन के यूज ना करें, रैंडमली ऐसे नहीं विटामिन सी ले रहा हूं लगातार में, ना लें, क्योंकि एफिशिएंसी भी डिजीज कोज करेगी, सिम्टम्स कोज करेगी। और कई बार पता चला कि चोट लगी, स्टूल पे चढ़ के सामान उतार रहे थे और स्टूल से पैर स्लिप हुआ, ना पैथोजन था ना बॉडी फंक्शन डिरेंज थे और बोन डिरेंज हो गए, बोले हड्डी टूट गई जी, हो गई डिजीज, है ना। भले वो डिजीज हम डायरेक्ट ना कहें लेकिन बॉडी में चेंज तो आ गया और वो चेंज डिजीज है। तो जब बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन सही काम नहीं करे वो डिजीज है। तो छोटी बातें आपको पता भी हैं, कुछ मैं बताता रहूंगा, कुछ आपको याद आती रहेंगी। और हमारे एक बच्चे बहुत देर से आए हैं और गुड इवनिंग उनको देनी पड़ेगी, हम उनको सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, कंजूसी नहीं करने देंगे। तो मैं नाम देख लूंगा अपने आप ही, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी गुड इवनिंग मिल जाए हमें। पर अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, दैट्स गुड। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात क्या है बच्चों, तो एक एक बात को हम करते हैं। अजय सिरोही, गुड इवनिंग। अजय सिरोही, आप तो ऐसे न थे, सुबह तो आप बहुत एक्टिव चुस्त रहते थे और शाम को आते आते आप लगता है थक जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से नहीं थकना है, ठीक है, पढ़ाई से नहीं थकना है जब तक डॉक्टर ना बन जाए। और फिर आप नहीं थकोगे, डॉक्टर बनने के बाद तो नहीं थकते। रात में एक एक दो दो बजे भी भागम भाग, पैसा आ रहा ना, पैसा देख के एनर्जी आती रहती है। तो होपफुली, तो हो सकता है कोई रीजन रहा हो, लेकिन आप लेट होने वाले बच्चों में नहीं है। चलिए अब और बात करते हैं। अब देखिए डिजीज जो हैं वो ट्रांसमिट होने के बेस पर दो तरह की हैं, ट्रांसमिट होने के बेस पर। अभी आपने देखा कि भाई उसको तो कोरोना से घर मत जाइए, ऐसे बहुत हुआ है। जब हम सबको हुआ था हमने किसी को इनवाइट करना, सब पूरे फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, बट वी हैव नॉट टेल टू एनीवन, क्योंकि हम किसी को बुला नहीं सकते थे। हमें पता था कि किसी को बुला के हम रिस्क नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि साथ रहने से, कॉन्टेक्ट में आने से बीमारी ट्रांसफर हो रही थी। आप कई बार देखते हो, सुनते हो, साक्षी यादव बैठी हुई थी श्रेया गुप्ता के साथ, श्रेया गुप्ता को कॉमन कोल्ड हो रहा था और थोड़ी देर बाद साक्षी करने लगी, बहन तो मुझे भी कर दे, मुझे जुकाम हो गया, सांस बैठते ट्रांसफर हो गया। यानी कुछ डिजीज तो कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो जाती है और कुछ आप साथ बैठो, साथ खाओ, कुछ भी करो, ट्रांसफर नहीं हो। तो हम यह बात करेंगे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज की, या नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। तो टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बेस पर। तो अजय, टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेस की बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, दो टाइप हैं ट्रांसमिशन के बेस पर, दो तरह की डिजीज होती हैं।
और इनको आप पहले भी जानते नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप काफी तो जानते हो कि ट्रांसमिशन बेस पर दो तरह की डिजीज कौन कौन सी है। तो नंबर वन बात करूंगा, पहली बात करेंगे जिसका नाम है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, और कम्युनिकेबल। सर। कह रही है, मुझे सब पता है, बेस ऑफ द ट्रांसमिशन, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसमिशन, ये कहना नहीं चाहते हैं सर, ना, मैं क्या ये लिखा पूछ हुआ रही थी सर, अभी मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था। वो जो लास्ट सेंटेंस आपने लिखवाया था, पैथोलॉजी इज द साइंस टू फाइंड कॉज ऑफ डिजीज पैथोजन, उसके बाद ये शुरू है ना? नहीं, उसके बीच में थोड़ा गैप आ गया भाई। तो अब आपको, अवनी जी, 10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तब देख लेना रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मुझे पता नहीं कहीं कहाँ आपका छोटा था, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि अवनी सुबह इतने एक्टिव, शाम को एक्टिव हैं, उल्टा हो रहा है, अजय सर शाम को थोड़ा सा पैसिव हुए हैं और अवनी शाम को एक्टिव हुए हैं। दैट्स गुड, ये मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा मतलब ये नहीं होता क्लास न्यूट्रल चले। हमारा मकसद ये, क्लास में आपको लगना चाहिए कि इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है ऑनलाइन से। अगर मैं बात करूँ अच्छे बच्चे की, जिसको सिंसियर बच्चा है, घर में बैठ के बिल्कुल बिना सर दर्द के पीसफुली क्लास चल रही है, बस सिग्नल गड़बड़ ना करें, ये एक बड़ी बात है। तो अवनी, मैं ये कहूंगा कि मुझे आइडिया नहीं कि आप कहाँ पहुंच जाती हो, लेकिन जैसे 10 मिनट बाद आप क्लास को स्क्रॉल करके फटाफट आप 2 मिनट में उस पार्ट को पूरा कर लोगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास 10 मिनट बाद ही अवेलेबल हो जाएगी। अब हम आगे बात करें अजय श्री, तो इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज वो हैं जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं। अभी कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, ये सबको फैल गया, अब चिंता हो रही कि भाई वहां फैल रहा, हमारे तक ना आ जाए, क्योंकि इन्फेक्शियस है। और व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं सर, अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हमारे हैं कि हम क्या कहें इनसे। तो अवनी जी, आपका लिए साक्षी यादव जो पार्टस्लिप हुआ है उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर रही है, तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग देखने से भी आपका पीछा छूट गया है। तो दैट्स गुड, आप भेज दो, बिल्कुल ठीक है, ग्रुप पे भेज देंगे ये। तो अब इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन। वे डिजीज जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं वो इन्फेक्शियस हैं, कम्युनिकेबल हैं। और कोरोना से बड़ा एग्जांपल मैं अब क्या दूं, हर कोई इसके लिए एक तरह से सबको पता है। और ये ना समझें कि हम बोर्ड में बिल्कुल एनसीईआरटी को जो कि तो छापते हैं, यू कैन ऐड योर ओन एग्जांपल, वो तो आप ऐड करें ही, जो भी वहां पर डेटा है। और आप, हम अपने भी एग्जाम्पल ऐड करते हैं। एनसीईआरटी कभी नहीं कहती कि रट के बैठो, वो तो कहती है कॉन्सेप्ट और विद एग्जाम्पल हमें दो। और वो तो खुद कहती है नेट का यूज करो, टीचर से पूछो, वो तो बहुत जगह छोड़ देती है। लेकिन कुछ टीचर का एक फिक्स पैटर्न है, नहीं, वही हमें चाहिए जो वहाँ लिखा हो, ये नहीं बोर्ड एनसीईआरटी कहती है या बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है। वो तो कहता है कि आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्चुअल परफेक्ट हो और एग्जाम्पल सही। चलिए, तो ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन होने वाली इन्फेक्शन डिजीज हैं। और बच्चों ये सिर्फ दो तरह की हैं, इधर फर्दर टू टाइप्स, इन्फेक्शन डिजीज फर्दर टू टाइप्स, फिर दो तरह की हैं। एक सिंपल वे में आप तक कंटेंट पहुंचा रहा हूं ताकि आपको एक सिमेट्रिकल वे मिल जाए। अब पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कॉन्टाजियस इन्फेक्शन, पहला टाइप कॉन्टाजियस डिजीज। कॉन्टाजियस यानी ऐसी डिजीज अजय सिरोही जो कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जाती है, कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जाती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसफर हो जाती है। फिर मैं कोरोना कहूंगा कि किसी इंसान कोरोना पॉजिटिव है, आप उसके पास बैठो, आपको ट्रांसफर हो गया उसको। अभी मैंने बात की थी कॉमन कोल्ड की, मुझे ट्रांसफर होता है। निमोनिया कॉन्टैक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। और जो ट्यूबरक्लोसिस है कॉन्टैक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। यानी बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहने से, कॉन्टैक्ट आने से ट्रांसफर हो जाती है, उन्हें कहते हैं कॉन्टाजियस। तो ट्रांसफर, ट्रांसफर बाय द कॉन्टैक्ट, बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन
इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट में जो बीमारी ट्रांसफर होती है उससे कोई वेक्टर कुछ नहीं चाहिए, बस आप कंपनी के साथ में आए और वो कम्युनिकेबल ट्रांसफर आपके पास वो वायरस बैक्टीरिया पहुंच गया। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से, बहुत सारे एग्जाम्पल जानते मैं लिख रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल सबसे लिखूँ कोरोना, तो इसमें बहुत ड्राई है, कोरोना और निमोनिया, निमोनिया, और अभी बात कर रहे थे किसकी, टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट बनते हो तो आप पेशेंट 3 मीटर दूर बैठाते हैं, वो अपने पास ही बैठाते, वो सामने बैठे कोने में स्टूल रहता है कि वहां से सुनते हैं, चूंकि 2 से 3 मीटर डिस्टेंस होने पर मोस्ट ऑफ पैथोजेंस इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तभी तो हमने कोरोना 2 मीटर की बात की है, 2 मीटर हमने बात की है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं वो क्या है देखिए। तो कोरोना, निमोनिया, टीबी, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स अब नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली हैं, वो सब कॉन्टाजियस हैं, और बहुत ही कॉमन है कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। तो जो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके ट्रांसमिशन होने के लिए अस्थमा नहीं होता, अभी आने वाला है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, याद रखिए, वो किसी भी तरह से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। एलर्जी की हम बात करने वाले हैं, तो उम्मीद है साक्षी आप थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन जवाब अपने आप मिलने वाला है आपको। तो फिलहाल हमें क्लियर हो गया कि कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती हैं, कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती हैं। और आपको क्या सब कुछ क्लियर मिल रहा है? 1 मिनट में आपको ऑडियो वीडियो से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से तो चीजें क्लियर हैं, पर फिर भी बीच बीच में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स एनर्जी देता रहता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो श्रेया गुप्ता, ये सब कॉन्टाजियस हैं। इन्फेक्शियस में कॉन्टाजियस नंबर बी, इन्फेक्शियस तो हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। और 1 सेकंड को आपको वेट करना होगा, 1 सेकंड बस मैसेज दे रहा हूं मैं। हेलो, अभी तो मैं 5 मिनट कर रहा हूँ, क्लास से दे रहा हूँ मैं भी, 9 बजे कर रहा हूँ ना, 2 बजे कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो हम वापस आ गए, हमने मैसेज कन्वे कर दिया इसे बीच में। तो नॉन कॉन्टाजियस क्या है, ये ट्रांसफर तो होंगे वन टू अदर पर्सन बट बाय नॉट कॉन्टैक्ट। इनके लिए चाहिए कोई मीडियम, वो वेक्टर हो सकता है ना। आपको मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया एक इंसान दूसरे इंसान तभी ट्रांसफर, मच्छर होंगे। एलिफेंटियासिस तभी ट्रांसफर, मच्छर होंगे। तो वे डिजीज जो एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रांसफर वाया वेक्टर होती हैं, या ब्लड के थ्रू होती हैं, या फिर किसी और मीन से होती हैं, साधन से होती हैं, उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टाजियस। ठीक है, तो ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन बाय वेक्टर, ट्रांसफर तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट नहीं हो रही, कॉन्टेक्ट नहीं हो रही, बाय वेक्टर, ब्लड और अदर मीन्स, कोई और साधन हो, अदर मीन्स, उसका आपने टॉवेल यूज कर लिया, उसके कपड़े यूज कर लिए, उसका आपने कंप्यूटर यूज कर लिया, उससे ट्रांसफर हो गई। तो डायरेक्ट तो नहीं हुआ, साथ रहने से नहीं हुआ, लेकिन जो उसका ब्लड आपने किसी HIV पॉजिटिव ब्लड किसी नॉर्मल को दे दिया, ट्रांसफर हो गया, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टाजियस। एग्जाम्पल, एड्स है, एड्स एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहने से। आप खूब HIV पॉजिटिव के साथ रहो, इवन हैंड शेक करो, खूब साथ खेलो, ट्रांसफर नहीं होगा।
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड से ट्रांसफर होगी, ब्लड से ट्रांसफर होगी या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से ट्रांसफर होंगी, लेकिन कॉन्टेक्ट ट्रांसफर नहीं होगी। इस नाम से नॉन कॉन्टाजियस। कोंटा तो कॉन्टेक्ट से है, तो वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से साथ रहने से ट्रांसफर हो जाएंगी, और इनके लिए बीच में हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए। एज ए वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, या ब्लड की बात कर रहे हैं, या फिर किसी और मीन्स की वजह से हमने भी अभी बात की कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से भी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। तो हेपेटाइटिस बी हो गया नॉन कॉन्टाजियस में। और मलेरिया, मलेरिया डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा जब तक मच्छर ना हो। एक इंसान HIV पॉजिटिव है, सॉरी, एक इंसान मलेरिया से सफर कर रहा है पर मच्छर कोई नहीं है, तो क्या दूसरे में ट्रांसफर कर पाएगा, हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमें वेक्टर चाहिए। तो मलेरिया की हमने बात कर ली, और हम मलेरिया डेंगू की बात करेंगे। ठीक है, डेंगू भी ट्रांसफर मच्छर से ही होगा, वेक्टर से ट्रांसफर होगा। और चिकुनगुनिया कैसे छोड़ें, ये भी मौत को ट्रांसफर करेगा। एलिफेंटिएसिस, ये पढ़ेंगे आगे अभी। एलिफेंटिएसिस मच्छर से ट्रांसफर होगी। ठीक, तो ये सब वेक्टर बोर्न डिजीज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफर होने वाली डिजीज है। ठीक है, और वीडियो पॉज हो गई है। क्या सबके लिए वीडियो पॉज हो रही है? एक बार और मुझे कंफर्म कर दें। श्रेया नहीं बोल रही हैं, और चिताली गुप्ता भी हमारे साथ हैं, अवनी भी हमारे साथ हैं, तो साक्षी जी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सब बच्चे हमारे साथ हैं, तो वो आपके सिग्नल वीक होने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपके सिग्नल वीक होने से कई बार ऐसा हो जाता है। और अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, तो आपको चिकनगुनिया, एलिफेंटिएसिस ये सब क्लियर हो गया है, और ये तब ट्रांसफर होंगी या तो कोई वेक्टर हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या किसी और मीन्स से ट्रांसफर होता है। जैसे टाइफाइड जो है वो साथ में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हाथ से बनाया हुआ खाना खाने से ट्रांसफर हो जाएगा, उसके साथ खाना खाने से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सब चीजें आगे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये हो गया नॉन कॉन्टाजियस। तो हमने जाना कि कम्युनिकेबल डिजीज वे हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगी। फिर दो तरह की कॉन्टाजियस, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगी। हेलो, तो मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ यार, अभी क्लास चल रही है। जिन्हीं से बात कर ले। तो अब हम बात करेंगे, ये तो इन्फेक्शियस हैं जो ट्रांसफर हो रही। अब नंबर 2 है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल बात हम करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप है, हमने कहा टाइप 2 तरह की है, तो हमने पहला टाइप पूरा किया है, और हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी इन्होंने क्वेश्चन डाला था उसका अस्थमा का, उसकी बात अब आएगी। तो बच्चों अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात नंबर 2 की बात कर रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस। अवनी नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो किसी भी तरह से एक पर्सन दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शन, नॉन कम्युनिकेबल। डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, ट्रांसफर होंगी नहीं, वन टू अदर पर्सन। तो बच्चों ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। ठीक बात है। अब कौन सा एग्जांपल है, अब आप देखो, जो अभी आपने बोला था एलर्जी, एलर्जी नॉन कम्युनिकेबल है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। अगर मुझे कोई एलर्जी है तो मुझे रहेगी, वो मेरे साथ रहने वाले से या कोई मक्खी मच्छर या कोई वेक्टर ट्रांसफर नहीं कर सकता। और अभी साक्षी कह रही थी अस्थमा इज ए फॉर्म ऑफ एलर्जी, वो एलर्जी है, मैं देता हूँ अस्थमा, ताकि इनका क्वेश्चन जवाब इनको मिल जाए।
तो एलर्जी कभी एक के दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी। हालांकि वो अलग बात है, मुझे डस्ट एलर्जी है और किसी और को भी है, पर मैंने ट्रांसफर कर दी उसको, नहीं होगी, उसकी अपनी मेरी अपनी है। कैंसर हम इतना डरते हैं, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, जिसको है उसी को रहेगा। डायबिटीज, डायबिटीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, भले कोई कहता रहे कि ट्रांसफर कर दी, नहीं होगी। तो मानसी जी, ये हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो आपको क्लियर हो गया, कम्युनिकेबल वो है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल वो हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, और एलर्जी और कैंसर इसके दो बड़े एग्जाम्पल हैं। और मैं दो लिख देता हूं, टाइफाइड, ये कहें टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, टाइफाइड ट्रांसफर हो रहा है कैसे? उसकी चीजें यूज करने से इन्फेक्टेड पर्सन के, और जैसे आपने उसका कंप्यूटर लैपटॉप ये यूज कर रहे हो या उसके हाथों खाना खा रहे हो, तो ट्रांसफर तो हो रहा है। तो वो हमें वो उसका एग्जाम्पल हम स्लिप करके, तो आप चाहे नोट कर लें, दैट इज एन एग्जाम्पल नॉन कॉन्टाजियस में आएगा, नॉन कॉन्टाजियस में, जिसमें किसी और मीन्स में लिखा ना, या तो वेक्टर हो या ब्लड हो या कोई और मीन्स हो, तो जो अदर मीन्स में इसको हम इन्वॉल्व करेंगे, और इसलिए ये नॉन कॉन्टाजियस होगा, साधारण ट्रांसफर तो नहीं होगा। ठीक है, तो टाइफाइड उसमें आएगा। तो आप टाइप आगे पढ़ेंगे। तो ये दो तरह के हमने बीमारी जान ली। अब हम बीमारियों की बात करेंगे, एक एक दो दो की बात करेंगे। देखिए एक ऐसी डिजीज, थोड़ा सा छोटे दो तीन एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूं। अब देखते हो कॉमन कोल्ड अक्सर हमेशा अनुमति मौसम बदल रिपीट होता है कि भाई कॉमन कोल्ड हो गया, जब सर्दी हो तब भी, और उनको अब मौसम बदला तब भी। एक ऐसी बीमारी को भी तो अमेरिका, लंदन, सब जगह फैली हुई है कोरोना की, सॉरी हम कोरोना की बात करें, कुछ डिजीज अकेजनल रिपीट होती हैं, तो उनके भी टर्म्स हैं, भले ही डायरेक्ट हमारे सर्विस में ना हो, पर हमें पता होना चाहिए। तो मैं दो तीन टर्म आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उन्हें नोट कर लें, समझ लें, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा नीट में, और फिर भी क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। स्पोराडिक डिजीज, स्पोराडिक डिजीज किसे बोलते हैं? स्पोराडिक डिजीज, देखिए वे बीमारियां, वे डिजीज जो एक इरेगुलर इंटरवल के बाद अपीयर होती हैं। डिजीज appears after irregular interval, पता नहीं कब हो, irregular interval। हेलो, मैं तो 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं बस आपको, ठीक है बच्चे? तो वे डिजीज जो इरेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, इरेगुलर इंटरवल, उनको बोलते हैं स्पोरेडिक। आप कई बार कहते हो 4 साल बाद बीमारी फैली दोबारा से, कोलरा जो है या टाइफाइड जो है ये 2-3 साल पहले हुआ था, फिर फैल रहा सबको, तो वो स्पोरेडिक है। और अक्सर टाइफाइड 2-3 साल बाद रिपीट होता है, कभी 2 साल में, 3 साल में। तो एग्जाम्पल टाइफाइड है, एग्जाम्पल क्या करूं मैं? टाइफाइड, ये एग्जाम्पल टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड कैसा एग्जाम्पल है? स्पोरेडिक का एग्जाम्पल, ठीक है, जो एक इरेगुलर इंटरवल के बाद है, ये नहीं रेगुलर कि भाई अब 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो कभी कभी रिपीट होता है, उसका जो पॉपुलेशन में 2-3 साल या कुछ इरेगुलर पीरियड के बाद रिपीट हो, दैट वी कॉल्ड स्पोरेडिक। एक आप जानते हो पेंडेमिक डिजीज, ये तो बहुत सुन रहे हैं आप, पेंडेमिक। देखिए ऐसी बीमारी जो फार एंड वाइड, इवन कॉन्टिनेंट्स को भी अक्रॉस कर जाए, वो पेंडेमिक है। तो हर बार आपके मोबाइल पे टोन बजती है कोरोना पेंडेमिक से बचने के लिए, यानी ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, वाइड, फार एंड वाइड। तो पेन का मतलब भी फार होता है, बहुत दूर के लिए पेन वर्ड यूज होता है। डिजीज स्प्रेड फार एंड वाइड, तो श्रेया गुप्ता, डिजीज स्प्रेड दूर दूर तक, फार एंड वाइड।
इवन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाहर चले जाए, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स। और एग्जाम्पल क्या है, सबसे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, कोरोना हिट हो रहा है तो कोरोना एंड सार्स। हालांकि सार्स अब रिपीट नहीं हुआ है, ये चाइना से हुआ था, इसका नाम है सीवियर, आप नोट कर लें, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन कोरोना ने सबको पेंडेमिक की सही डेफिनेशन बता दी है कि भैया दूर दूर तक फैलेगा, मुश्किल ही बच पाओगे, चाहे अमेरिका हो और चाहे वो एशिया हो, यूरेशिया हो, कोई भी हो, सब जगह फैला है। मतलब ऐसा कोई कंट्री मुझे लगता नहीं कि बचा हो जहां पर कोरोना ना फैला हो। ये स्पोरेडिक हो गया, पेंडेमिक हो गया। अब देखिए, एक ऐसी बीमारी जो अचानक फैलती है, एपिडेमिक, महामारी होता है एपिडेमिक, डिजीज किसे बोलते हैं, ऐसी डिजीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से फैलती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो डिजीज स्प्रेड इन एन एरिया एट लार्ज लिमिट कॉल्ड डिजीज स्प्रेड बियॉन्ड द लिमिट, बहुत ज्यादा है, बियॉन्ड द लिमिट in an area, उसको हम बोले कॉल्ड एपिडेमिक। बच्चों एपिडेमिक है, एग्जाम्पल है कोलेरा। तो अब तो देखिए हम पढ़ेंगे हाइजीनिक कंडीशन, हम सफाई रखते हैं, जिसकी वजह से काफी बीमारियों का लेवल काफी लो हो गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी घट गई है। चूंकि टू मेंटेन द हाइजीन वी कैन अवॉइड अबाउट 80% डिजीज, 80% बीमारियां हमारी सफाई रखने से ही खत्म हो सकती हैं, और इस पे हम लोग काफी ध्यान देने हैं। पर्सनल हाइजीन सब ध्यान देते हैं, इस टाइम पर्सनल हाइजीन सबकी ठीक है, हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है, धुले हुए साफ सुथरे, और बार बार नहाते, डीओ शैम्पू सब लगाते हैं। लेकिन अभी जो पब्लिक हाइजीन है उस पे अभी हम इतना नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक, उस पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब तो पेंडेमिक, स्पोरेडिक और एपिडेमिक टर्म क्लियर हो गया आपको। स्पोरेडिक जो अकेजनली इरेगुलर इंटरवल के बाद आए, इरेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक जो बहुत फार एंड वाइड तक फैले, वो पेंडेमिक है, कोरोना एग्जांपल है। और एपिडेमिक है जो किसी एरिया में बियॉन्ड द लिमिट फैले, किसी एरिया में बियॉन्ड द लिमिट फैले, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। अब देखिए एक और होती है और आप उसे अच्छी तरह जानते हो। आप अक्सर देखते हो कि बार बार आपके आसपास सबको कॉमन कोल्ड होता है और हर बार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द डिजीज which appear regularly at low level, जो एक लो लेवल पर रेगुलरली अपीयर होती रहती है और उसको हम फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, कॉल्ड एंडेमिक। ये तो एपिडेमिक है, कॉल्ड एंडेमिक। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड है, आप इसको सब जानते हो कि लगातार हर मौसम में कॉमन कोल्ड लगभग हम सबको साल में 2 बार परेशान करता ही करता है। और ऐसा भी नहीं कॉमन कोल्ड हो गया भाई साहब 4 दिन कॉमन कोल्ड हो रहा हो तो उठ नहीं पा रहे, एडमिट कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ, कि लेवल लो रहता है। तो जो एंडेमिक डिजीज हैं वो हर सीजन में या एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती हैं,
और उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका लेवल जो है वो काफी लो रहता है। अब बोलो बच्चों, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं? तो अभी हमने क्या जाना कि हेल्थ क्या है। WHO की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ से क्या मतलब है। अक्सर आप ये भी देखते हो श्रेया गुप्ता कि कुछ लोग देखने में बिल्कुल हष्ट-पुष्ट लगते हैं, लेकिन बोलने के बाद ये तो बोलते ही भेद खुल गया, यानी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग रिलेशन को सही तरह नहीं निभाते, बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, रिश्तों को नहीं निभा रहे हैं, सड़कों पर बदतमीजी हो रही है, वो सोशल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। और मैंने भी कहा है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका कोई बड़ा डायरेक्ट रोल नहीं जनरल हेल्थ में। क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको अच्छी तरह ढंग से समझाने की कोशिश की है। जो टाइप्स ऑफ डिजीज की हमने बात की है कि डिजीज जो हैं वो कम्युनिकेबल भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी हैं, और कम्युनिकेबल में कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस हैं। और कम्युनिकेबल, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि एलर्जी और कैंसर जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती हैं। तो उसके बाद फिर हमने जो डिजीज हम लेवल की बात की है कि कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें स्पोरेडिक नाम दिया हमने, जो इरेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता, टाइफाइड है, पेंडेमिक जो बहुत दूर दूर फैले अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और एपिडेमिक का मतलब होता है जो एक एरिया में बियॉन्ड द लिमिट फैले। अगर वो लो लेवल फैले तो एंडेमिक हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, और बियॉन्ड द लिमिट फैले, ज्यादा नुकसान करे, वो हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी कोल्ड कोलेरा एपिडेमिक। अब हम एक डिजीज की बात करेंगे, बीमारी पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं टाइफाइड। हमारे इसमें बैक्टीरियल डिजीज भी हैं, हमारे सिलेबस में फंगल डिजीज भी हैं, वायरल डिजीज भी हैं, और एक एक को हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और बैक्टीरिया में सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफाइड हम पढ़ रहे हैं, और थोड़ा हमें स्पीड मेंटेन करने बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, और क्लास का टाइम पूरा होने पर टाइमर की वजह से क्लास रुक जाएगी। तो टाइफाइड की हम बात करें, टाइफाइड। अब सबसे पहले करता कौन है? कोज्ड बाई, ये आपको याद रखना है, कोज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफीमोरियम बैक्टीरिया, टाइफीमोरियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से हमें टाइफाइड होता है। टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया है, तो टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया हमें नाम पता चल गया, उसका नाम साल्मोनेला टाइफी है, टाइफीमोरियम हो सकता है। और इसको हम आल्सो कार्ड, एक नाम और है आल्सो कार्ड मैरी फीवर और एंट्रिक फीवर। हम आगे जाने क्यों हम बोल रहे हैं इसको एंट्रिक फीवर भी इसको बोलते हैं। तो टाइफाइड की बात कर रहे हैं। और जो टाइफाइड है, इसको कौन कौन से ऑर्गन में इफेक्ट करता है? इट इज पैरासाइट, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसको नुकसान करेगा। तो जब हमें टाइफाइड होता है तो उसमें हमारा कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन हमारी इंटेस्टाइन होती है। क्लियर है? तो हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, उसमें ये पैरासाइट है। और अब हम बात करें कि ट्रांसमिशन कैसे होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ये भी है, ट्रांसमिशन occurs थ्रू, जो ट्रांसमिशन इसका होगा, एक इंसान दूसरे में ट्रांसफर होगा, वो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, फ्लीज, मक्खियां फैलाएंगी फ्लीज, और फिंगर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फिंगर से, एंड बाय
फिंगर्स या हैंड फिंगर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम लिखा मैरी फीवर। एक्चुअली मैरी मेलन अमेरिका में कई घरों में कुक थी, उसको टाइफाइड था, वो खाना बनाती थी, खुद एसिम्टोमेटिक थी, उसमें सिम्टम नहीं थे, और जितना घरों में खाना बनाया उनमें ज्यादातर लोगों को टाइफाइड कर दिया, तो उसके हाथों से, उसके फिंगर से बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ और वो सब टाइफाइड उनको हो गया। उसको खुद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसिम्टोमेटिक, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो मैरी फीवर कहने के पीछे ये है कि मैरी मेलन को इसका एक बड़ा कैरियर माना जाता है। और क्लियर कर दे तो मैरी मेलन was a cook in many houses in America. In many houses in America, वो कई घरों में कुक थी, ठीक है, कुक थी। She was asymptomatic carrier, asymptomatic जिसमें सिम्टम ना आए, asymptomatic carrier of typhoid. So she transmitted it in many person. और उसी को नाम कर दिया मैरी फीवर। तो जितने घरों में खाना बनाया वो ज्यादातर लोगों को उसने ट्रांसफर किया और उसी की वजह से नाम हो गया मैरी फीवर। तो आपको याद रखना है मैरी फीवर क्यों है? तो शी वाज ए कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ टाइफाइड। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स आर हाई फीवर, तेज बुखार होता है, और यहां पर हाई फीवर से मतलब होता है मोर देन 102, 102 से ऊपर। माइल्ड फीवर 100 से 102 बीच में होता है, और ये 100 से 102 से ऊपर होता है। तो माइल्ड फीवर, बॉडी एक, हेडेक, सर में दर्द होता है, तो सिरा हेडेक होगा, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन ये भी होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, भूख ना लगना भी होगा, ठीक है। तो एपेटाइट, भूख होती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। और जब आप खाना नहीं खाओगे तो वीकनेस तो आएगी, वीकनेस। और देखिए इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत फट सकती है। एंड इन एडवांस स्टेज, जब एडवांस स्टेज होती है तो क्या होगा? इन एडवांस स्टेज क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत का फट जाना, परफोरेशन, ठीक है। तो आंत बस्ट हो जाती है, परफोरेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत का बस्ट होना, वो डेथ कॉजिंग हो सकता है, मोस्ट सीरियस स्टेट है वो। तो ये सिम्टम्स इसमें आते हैं। और देखिए टेस्ट, जो टाइफाइड का टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है। टेस्ट, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, तो हमें टाइफाइड हो रहा है। तो जब सिम्टम लगता है डॉक्टर को तो वो टाइफाइड टेस्ट करना भेजता है, विडाल टेस्ट लिखता है, वो लिखता है टाइफाइड ओ पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके आता है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। और देखिए अब हम बात करें, विडाल टेस्ट हो गया, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? टू मेंटेन द हाइजीन कंडीशन, गंदा खाना पानी न खाएं, और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, तो क्यूरेबल है पूरी तरह से। देयर इज परफेक्ट एंटीबायोटिक वी हैव। और
अगर आप बचना चाहते हैं तो गंदा खाना, पानी, मक्खियों सबसे अपना खाने को बचा के रखें और ये नहीं होगा। तो टाइफाइड को भी हमने लगभग पढ़ लिया है और एंटीबायोटिक कौन सी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगर आपके पास टाइफाइड पेशेंट आता है, उसके 50-50 पैसे होंगे, ऐसे नहीं बताएँगे, एंटीबायोटिक बता देंगे, तो फिर आप तो पर्चे छाप दोगे, हमारा क्या होगा? चलिए, तो ये तो सीरियस बात नहीं, मज़ाक की बात है। तो आज यहीं तक और अगर कल क्लास हम करेंगे तो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगी कि कल हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो, मे बी टुमारो, है ना? तो वो अभी मैं वायदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कल क्लास हो जाए। लेकिन उम्मीद ये भी करते हैं कि आज इस लेक्चर को अभी तक क्लियर कर लेंगे। चलिए, थैंक्स एंड सी यू टुमारो।